आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और टॉर्क। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का नाम सुना होगा। When two equal and opposite charges separated by a small distance, वो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था। यहां पर हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल की। आपको पता है कि अगर एक बार मैग्नेट लूं तो उस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बेसिकली वो दो पोल्स एक कंप्लीट डायपोल बना देते हैं, राइट? उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल। यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी डायपोल की तरह काम करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी डायपोल की तरह काम करता है। हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसा याद करके रखिए, समझ के रखिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो बिहेव्स एज अ डायपोल, और अगर वो डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, करेक्ट? तो हम यहां पर देखेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। सबसे पहले द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल करंट कैरिंग लूप इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। जैसा मेरी बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, साउथ से एंटर होती है और नॉर्थ से बाहर निकलती है, राइट? नॉर्थ से बाहर होती है और साउथ में से वापस एंटर आती है मैग्नेट में। सिमिलरली यहां पर भी होता है करंट कैरिंग लूप में। देयरफॉर इट आल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। उसको मैग्नेटिक डायपोल की तरह हम बिहेव करा सकते हैं, एक्ट करा सकते हैं, और मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी होगा दोस्तों। मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी होगा। तो यहां पर देखेंगे, इट इज मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ फॉर अ फ्लैट करंट कैरिंग लूप, द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय I into A, where I is the current through the loop and A is the area vector of the loop। दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लो, एरिया वेक्टर होता है और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम एरिया वेक्टर यूज करते हैं। इसका मतलब एक चीज है गई कि जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगी। हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बट अभी के लिए आप समझ के चलिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I into A, where I is the current through the loop and A is the area of the loop, right? Now अगर मान लीजिए एक टर्न्स की जगह n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप n का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो ये हो जाएगा n into I into A। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट है I into A, I is एम्पियर and area is meter into meter, that is meter square, so area meter square। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ एल्टीट्यूड्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर। यहां पर हमें एक लूप गिवन है जिसका साइड A है, मतलब ये स्क्वायर लूप है और करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों? करंट इनटू एरिया। तो यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली लिख सकता हूं I इनटू A स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन, बात आती है दोस्तों डायरेक्शन की। याद करो, मैंने आपको बोला था मैं पूरा चैप्टर सिर्फ राइट हैंड से सॉल्व कर दूंगा, याद आया? यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा राइट हैंड का जादू दिखाएंगे। वैसे तो एरिया वेक्टर को निकालने का स्टैंडर्ड मेथड होता है, यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हाथ घुमाएंगे। हमेशा याद रखो दोस्तों, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, ध्यान सुनो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाओ। आपका थंब आपको एरिया वेक्टर दे देगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? देखो यहां पर कंफ्यूजन होता है। ये एरिया है, यू नो दैट एवरी एरिया हैज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मान लो ये स्क्वायर एरिया है तो ये इसका एरिया होगा यहाँ पे। अगर इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा, दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम एरिया वेक्टर डिफाइन कैसे करेंगे? हम एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे करंट की हेल्प से कि इधर इस साइड आने वाला एरिया या पीछे की तरफ आने वाला एरिया, ठीक है? अब उंगलियों को ऐसे घुमाना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट ऐसी फ्लो हो रही है। अगर करंट ऐसी फ्लो हो रही है तो एरिया वेक्टर कहां जा रहा है मेरा, मतलब थंब कहां जा रहा है मेरा, अंदर। तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा, अंदर। बस ये चीज याद रखना, आपको काम खत्म। या दूसरा तरीका, आपको नट बोल्ट असेंबली बताओ, वो बोल्ट होते हैं, स्क्रू समझ लो, इसको घुमाओ, ऐसे घुमाओ। जब आप ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो अंदर जाएगा। अगर अंदर जा रहा है तो इसका आंसर आ गया -k। क्लियर? अब ये आपको करना है, शुरू हो जाओ। इसका आंसर क्या है बोलो दोस्तों? मैग्नेटिक मोमेंट इसका आना चाहिए करंट
आई ले लीजिए, एरिया एरिया कितना इसका पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन डायरेक्शन या तो आप स्क्रू रूल लगा लो, ऐसे घुमा लो इसे, या फिर उंगलियां चलाओ, सबसे बेस्ट। ये उंगली चले बाहर मतलब प्लस के कैप। क्लियर? ओके। यहां पे देखते हैं ये थोड़ा अलग फिगर है। क्या है? ये स्क्वायर है एल 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 और ये भी एक स्क्वायर ही है, मतलब ये वायर थोड़ा 3D प्लेन में रखा हुआ है। कैसे? अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वायर ऐसा है और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऐसा है, समझ रहे हैं? तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? करंट ऊपर से फ्लो होते हुए आ रही है, फिर इसमें जा रही है, फिर इसमें जा रही है, फिर इसमें जा रही है, फिर वापस ऊपर जा रही है। करेक्ट? ओके। अब इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, इस तरह का एरिया निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? यहाँ पे कोई वायर नहीं बीच में, यहाँ पे कोई वायर नहीं। एक काम करता हूँ, मैं दो वायर ऐड कर देता हूँ। एक वायर इधर ऐड कर दिया, एक वायर इधर ऐड कर दिया। क्लियर? अब एक वायर में राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी, एक वायर में लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी। नेट करंट कितनी फ्लो हुई? 0। मेरा काम भी होगा। देखो, एक लूप ये बन गया ऊपर वाला और एक लूप ये नीचे वाला बन गया, दो अलग अलग लूप बन गए। ठीक है? कौन सा बन गया दोस्तों? एक लूप ये ऊपर बन गया, ये वाला, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर। ये करंट के डायरेक्शन में अगर अपन फिंगर्स को कर्ल करें तो एरिया वेक्टर आएगा मेरा बाहर। तो यहां पर लिखूंगा मैं ये मैग्नेटिक मोमेंट नेट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ये मान लीजिए वन लूप है, ये मान लीजिए सेकंड लूप है। ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये I इंटू एल स्क्वायर प्लस के कैप, I इंटू एल स्क्वायर प्लस के कैप। इसका देखते हैं, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रही है? इधर से बाहर आई, इधर से यहाँ, ये करंट इधर फ्लो हो रही है ऐसे, राइट, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर मैं हाथ घुमाऊं ऐसे, तो दिख रहा है आपको ये करंट के अलावा में हाथ घूम रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसी होगी ये, तो ये ऊपर की तरफ है। ऊपर तरफ मतलब क्या होगा डायरेक्शन दोस्तों? जे कैप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई एल स्क्वायर प्लस जे कैप। तो मेरा आंसर आ जाएगा आई एल स्क्वायर जे प्लस के। दिस विल गिव यू द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है दोस्तों, तो मैग्नीट्यूड आप इजीली निकाल सकते हैं √2 टाइम्स आई एल स्क्वायर। ठीक है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो लास्ट एलटीक्यू आपको खुद करना है दोस्तों। वहां पर क्या गिवन है? सेमी सर्कुलर आर्क गिवन है और जिसका इनर रेडियस है, आउटर रेडियस बी, करंट मान लीजिए आई। ये तो इजी है काफी। देखिए, मुझे पता है कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये इधर गया, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ऐसे फ्लो हो रही करंट। ठीक है? तो क्यों ना मैं इसको दो लूप्स कंसीडर कर लूं, एक आउटर और एक इनर। क्यों? देखो, आउटर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, उंगलियां करंट के डायरेक्शन में ऐसे, मतलब अंदर आ रहा है, और अगर इनर वाले की बात करूं तो ये बाहर आ रहा है। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या अलग अलग डायरेक्शन में। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा और आई कैन से इनको एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, वेक्टर में हमेशा एडिशन करते हैं अपन, डायरेक्शन वो अपने आप ले लेता है, लेकिन जब एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करते हैं तब अपने को डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन लें तो ये वाला माइनस आई कैप में है और ये वाला प्लस के कैप, सॉरी माइनस के कैप में है और ये वाला प्लस के कैप में है। ठीक है? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m net इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इन द वेक्टर फॉर्म। चलिए अब इसको देखते हैं। ऊपर वाला I इंटू बी स्क्वायर, I इंटू बी स्क्वायर माइनस के कैप, I इंटू बी स्क्वायर माइनस के कैप, प्लस हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शन अपने आप निकाल लेंगे, हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जब भी वेक्टर फॉर्म में लगाओ, फॉर्मेट लगाओ, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहा, अपने आप आंसर आता है। I इंटू ए स्क्वायर, I इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्शन प्लस के कैप, डायरेक्शन प्लस के कैप। ठीक है? अभी तक इसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा I बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, I बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के कैप। और व्हाट यू कैन डू, you can write I a square minus b square plus k कैप। बट मैंने b square minus a square इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है? और जो नेट डायरेक्शन आएगी इसकी वो आएगी अंदर की तरफ माइनस के कैप। ओके? तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल
ये वही चीज है जो आपको इस चैनल में बने रहने के लिए मजबूर कर देती है, और हम इसको बड़े जोश के साथ पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक जो पढ़ा वो सब बुक्स में अवेलेबल है दोस्तों। यहां हम कुछ अलग सीखेंगे। आइए फिजिक्स के फंडे स्पेशल। इफ अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज रिलेटेड विद सम एंगुलर स्पीड देन इट्स m/l रेशियो इज ऑलवेज q/2m। m क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक मोमेंट। l क्या है दोस्तों? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट हमने याद है, इसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, और एंगुलर मोमेंटम को काफी अच्छे समझा था मैंने पता है कि r क्रॉस p इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, और m into r क्रॉस v इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, और इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग देन I into ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। यहां पर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो होता है q/2m। कितना होता है दोस्तों रेशियो? q/2m। ये फॉर्मूला या स्पेशल पॉइंट हम याद करके समझ के बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सॉल्व हो गई। अब देखते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल मेथड है ना। अ नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड द एंगुलर मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि एक रिंग है वो घूम रही ओमेगा से, ये रिंग का टॉप व्यू है, ये रिंग का मैंने क्या बनाया दोस्तों, ये वाला टॉप व्यू, और ये ऐसा घूम रहा है, ये साइड व्यू आपको दिख रहा है, ये ऐसे घूम रही है ना। अब चार्ज कितना इसके ऊपर, क्यों? मुझे अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मुझे पता है I into A, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। चलो अगर ये घूम रहा है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस मैंने मान लीजिए r है ना, चार्ज दिया है q, चार्ज कितना गिवन है दोस्तों? q चार्ज गिवन है, रेडियस r गिवन है। ओके, अब मुझे निकालना है करंट। करंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि अगर ओमेगा गिवन है तो ओमेगा क्या होगा? 2π/t, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, ये मेरा हो गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, करंट कितनी होती है? करंट होती है चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, तो यहां से करंट भी निकल जाएगी। करंट क्या हो जाएगा? मैं लिखता हूं q बाय टाइम। टाइम कितना? टाइम कितना? 2π/ओमेगा into πr², 2π/ओमेगा into πr², तो पाई ने पाई को मार दिया, क्या बचा? q ओमेगा r²/2, q ओमेगा r²/2, ये आया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। किसके लिए? एक नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग के लिए। ठीक है, अब यही चीज हम निकालेंगे हमारे फॉर्मूले से। यहां पर हमारा फॉर्मूला बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बोलता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो डायरेक्ट निकालो ना दोस्तों, m = q/2m into l। l क्या एंगुलर मोमेंटम, और अगर कोई रिंग घूम रही है तो उसका मोमेंट होता है I, एंगुलर मोमेंटम होता है इसका I ओमेगा, I into ओमेगा, where I is the moment of inertia, I is the moment of inertia। moment of inertia of ring दोस्तों याद होगा आपको mr², mr² तो ये जाएगा q/2m mr² into ओमेगा स्क्वायर, m ने m को मार दिया, होए q सॉरी mr² into ओमेगा, ये कितना हो गया? q into ओमेगा into r²/2, और वही एग्जैक्ट आंसर मैच कर दिया हमने। ये फॉर्मूला सिर्फ रिंग के लिए वैलिड नहीं है दोस्तों, ये फॉर्मूला किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है। जैसे डिस्क ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, सब बॉडीज के लिए ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा। इट विल होल्ड ट्रू, इट विल होल्ड गुड फॉर द बॉडीज लाइक स्फीयर एंड डिस्क आल्सो। तो आइए दोस्तों टफ प्रॉब्लम को आसान बनाते हैं। A disk mass m radius r rotates with an angular velocity omega about its axis. Find the magnetic moment। ठीक है, क्या गिवन है? एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो घूम रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ऐसे घूम रही है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज q है, q चार्ज गिवन है इसके ऊपर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोस्तों ये रिंग तो नहीं, ये क्या है? डिस्क, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, एट अ डिस्टेंस x मैं छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं जिसकी थिकनेस dx, कितनी है दोस्तों?
थिकनेस dx। ये मैंने स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ये वाली दिख रही है आपको, है ना। चलिए अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा dq, छोटा सा चार्ज dq। दोस्तों अगर मुझे टोटल चार्ज पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या लगाते हैं, लैम्डा सिग्मा रो। यहां हम लगाएंगे सिग्मा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया दोस्तों, कैसे करेंगे, इसको कट करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, याद है ना। अच्छा, ये मैंने आपको रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत अच्छे से सिखाया है, एलिमेंट्स लेना, कैसे एलिमेंट लेते हैं हम। तो आप वहां पर अगर आपको नहीं आता ये चीज तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं dq, क्या पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा चार्ज है मेरा dq 2q बाय r स्क्वायर इंटू x dx। ये मेरा छोटा चार्ज है, ठीक है। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा दोस्तों, इसका टाइम होगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं करंट निकाल लेता हूं। करंट क्या होगी, q बाय t, ये चार्ज बाय टाइम, है ना। चलो उसके पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, करंट इनटू एरिया। यहां पर इसका ये जो रिंग है, रिंग का एरिया कितना है दोस्तों, जब हम रिंग का एरिया लेते हैं ना तो ये पूरा एरिया आ जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ ये वाली स्ट्रिप का एरिया ले, जैसे हमने लास्ट केस रिंग में किया था यार, जब रिंग पे चार्ज था तो हम पूरा एरिया लेते थे उसका। सिमिलरली ये अगर मैंने छोटी रिंग मानी है तब पूरा एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई x स्क्वायर, ठीक है। सो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट dm इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा करंट di जो हमने यहां निकाली। अब निकाल लेते हैं, ये कितना हो रहा है, di हो गया मेरा छोटी सी करंट इज इक्वल्स टू dq बाय dt, और dt क्या है, टोटल टाइम, राइट। आप इसको dt भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कितना आ गया मैंने, 2qx dx बाय r स्क्वायर इनटू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। इसको ऊपर बचा दो, कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2। यहां बचेगा हमारे पास qx dx, qx dx, qx dx इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर पाई इनटू पाई x स्क्वायर, ये पाई x स्क्वायर एज इट इज का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे मेरा m आएगा, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो ओमेगा क्यूब बाय पाई पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा क्यूब बाय r स्क्वायर, अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन x क्यूब dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दोस्तों कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 टू r, 0 टू r, तो ये हो जाएगा x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाय 4, तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब बाय r स्क्वायर इनटू 4 r टू द पावर 4, ठीक है, r टू द पावर 4। ओके, ये r स्क्वायर से r टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, कितना है मेरा, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 4, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 4, ये आ गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या आ गया दोस्तों मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम थोड़े से स्मार्ट लोग हैं दोस्तों, हम क्या है, हम थोड़े से स्मार्ट लोग हैं। हम ये मेथड तो हम समझ लेंगे कि हाँ जो आंसर आया है वो आया है q ओमेगा r स्क्वायर बाय 4, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये मेथड लगाए, हमको चाहिए क्विक कैलकुलेशंस। उसके लिए हम लगाते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल, m by l is equal to q by 2m, ये याद है, m by l equals to q by 2m। देखो दोस्तों सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा m by l is equals to q by 2m, राइट। l का उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, l क्या है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका, डिस्क का, एंगुलर मोमेंटम किसका, डिस्क का, तो ये जाएगा q by 2m इनटू डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया i ओमेगा, i कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, ये होता है डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया इनटू ओमेगा, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कट गया, अब आंसर आ गया आपका
Q ओमेगा R स्क्वायर बाय 4। क्या दोस्तों मैच कर रहा है? आपको इतनी मेहनत करना पसंद है या स्मार्टनेस दिखाना पसंद है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप डायरेक्ट m बाय एल, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, m बाय एल मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम हमेशा q बाय 2m के बराबर ही होता है। इसको आप अगर गोल्डन रूल बना के याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये भी चीज समझ में आना चाहिए कि अगर कोई डिफरेंट बॉडी दे दी तो हम कन्वेंशनली या नॉर्मली कैसे निकालते हैं मेथड से इंटीग्रेट करके। आया समझ? सो फ्रेंड्स, वी विल टॉक ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। यहां पर एक मान लीजिए एक लूप गिवन है जिसकी लेंथ साइड में ले लेता हूं a और ये वाली साइड ले लेता हूं b। ठीक है, ये साइड में a और b ले लिए और इसमें करंट फ्लो करा दिया i। कैपिटल आई दोस्तों करंट फ्लो करा देते हैं, है? अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो, दैट इफ अ करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप एंड द क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो कितना लगता है दोस्तों? 0। याद है ना? अगर आपको याद नहीं है तो अपन एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पर हम हर एलिमेंट में फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं करंट इधर लेता हूं I, तो इसके ऊपर फोर्स याद है फॉर्मूला I इंटू एल क्रॉस बी। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो फर्स्ट वेक्टर के अलावा मुझे फिंगर्स को स्ट्रेट करना पड़ता है और कर्ल इधर करता हूं मैं जिधर सेकंड वेक्टर होता है एल क्रॉस बी। यहां देखिए एल इधर, एल मींस करंट की डायरेक्शन, एल क्रॉस बी, तो क्या है फोर्स यहां लगेगा। कितना फोर्स लगेगा दोस्तों? I इंटू एल, इसकी लेंथ b है, क्रॉस b, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, I स्मॉल b इंटू b। सिमिलरली यहां कितना फोर्स लगेगा? I एल क्रॉस b, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा I इंटू एल क्रॉस b। यहां पे लेंथ कितनी a। सिमिलरली यहां पे देखूंगा I एल क्रॉस b, तो क्या नीचे फोर्स लगेगा? यहां लगेगा I इंटू एल क्रॉस b, लेंथ कितनी b, I एल b। यहां पे कितना फोर्स लगेगा? I ऊपर एल ऊपर क्रॉस b इधर, तो इस जगह I a b। देखो दोस्तों, ये फोर्स कैंसिल, ये फोर्स कैंसिल, नेट फोर्स कितना आ गया? 0। और आपने पहले पढ़ रखा है कि करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप देन द नेट फोर्स इन द लूप विल बी 0। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है टॉर्क। ध्यान सुनना दोस्तों, हमें क्या निकालना? हमें निकालना है टॉर्क। अच्छा, एक चीज और सुनिए, मान लीजिए ये वायर को मैं यहां पे रखता, इस पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है अंदर ही, मैं ये वाला जो वायर है इसको मैं ऐसे रखूंगा सच दैट करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये थोड़ा सा ऊपर है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? अभी भी एल क्रॉस बी, मतलब फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तब भी कितना? एल क्रॉस बी, मतलब ये कहीं भी हो उस प्लेन में, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो, डायरेक्शन सेम है, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स राइट होगी। सिमिलरली इधर देखते हैं, यहाँ कितना है? एल क्रॉस बी, ये लेफ्ट में, अगर मैं थोड़ा सा आगे रखूं उसको तब भी एल क्रॉस बी, इसको पीछे ले जाऊं तब भी एल क्रॉस बी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस वायर पे हमेशा लेफ्ट में ही होगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे। अब हमें नेट फोर्स तो 0 आ गया। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या दोस्तों नेट टॉर्क हो सकता है? हाँ, हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है कपल, उस केस में क्या होता है? नेट फोर्स तो 0 होता है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता और वो बॉडी रोटेट करती है। तो हमें यही देखना है यहाँ पे कि अगर ये बॉडी रोटेट हुई तो उस पर नेट टॉर्क कितना लगने वाला है। मैं मान लीजिए इस बॉडी को मैंने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे हिंज कर दिया या ऐसे मान लीजिए ऐसे सपोर्ट दे दिया, ठीक है, ताकि वो फ्रीली रोटेट हो सके। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख गया होगा आपको, ठीक है? इनिशियली डायरेक्शन ब्लू से दिखाई है और जो फाइनल मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया उसको, तो वो एंगल कितना हो गया? वो हो गया अपना बी। कैसा है ये देखिए दोस्तों, पहले लूप ऐसा था, है ना, ये लूप था, अब मैंने लूप को ऐसा घुमा दिया थीटा एंगल से। कितना एंगल रोटेट किया मैंने? थीटा एंगल, ये ऐसे। अब जो नया वायर है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये नया वायर है, यहाँ पर प्लेन से बाहर आया, फोर्स किधर लगेगा? अभी भी उधर लगेगा, मैंने बताया आपको, फोर्स तो अभी भी उधर ही लगेगा। एल क्रॉस बी, एल ये, बी अंदर, एल क्रॉस बी, तो मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा आई इंटू ए क्रॉस ए इंटू बी। सिमिलरली अगर ये वाला वायर करंट ऊपर फ्लो हो रही है तब भी फोर्स इसमें अंदर की तरफ लगेगा, अंदर मतलब लेफ्ट में, इधर ये हो जाएगा आई इंटू ए बी।
इसके ऊपर फोर्स यहाँ I इंटू बी बी और इसके ऊपर फोर्स यहाँ I इंटू बी बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर हुआ क्या है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालूं, अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं, टॉर्क नेट, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 3 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 4, करेक्ट। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखो ये दोनों फोर्स तो इसी लाइन से पास हो गए, मतलब 1 और 3 तो 0 हो गए, 1 और 3 तो 0 हो गए। जो नेट टॉर्क बचा वो इन दोनों के कारण बचा है। किन दोनों के कारण? इसके कारण और इसके कारण। ठीक है, अच्छा, जो टॉर्क नेट है उसमें क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मेन काम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको, ये डिस्टेंस b है ना। अब मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, अगर मैं सेंटर से पकड़ूं तो ये b/2 है। कितनी दोस्तों, b/2, करेक्ट। अब फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स यहां लग रहा है। अगर मैं इस फोर्स को स्ट्रेच करूं ऐसे, अगर मैं स्ट्रेच करूं ऐसे, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये डिस्टेंस। ये समझ आ रहा है आपको? देखो, ये मान लीजिए वायर है ना, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को ऐसे बढ़ाऊं तो सेंटर से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये डिस्टेंस, दिस कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस b थी, ये वाली इनिशियली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, b/2, करेक्ट। ये वाली डिस्टेंस b/2, अगर ये b/2 है तो इसका ये कंपोनेंट b/2 cos थीटा और ये कंपोनेंट b/2 sin थीटा। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, देखो ये लेंथ b/2 है ना, ये लेंथ, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो फोर्स कहां से पास हो रहा है, फोर्स ऐसे पास हो रहा है, तो मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, मतलब b/2 sin थीटा चाहिए। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, b/2 इधर है, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में b/2 एट एंगल थीटा, तो ये जाएगा b/2 cos थीटा इधर, b/2 sin थीटा इधर। ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, b/2 sin थीटा, और जो मेरा फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स आ गया मेरे पास, तो ये जाएगा b/2 इनटू फोर्स, b/2 इनटू sin थीटा, b/2 इनटू sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r परपेंडिकुलर इनटू f, तो जाएगा b/2 इनटू sin थीटा इनटू IAB। ठीक है, ये मैंने इसका निकाला। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं रिस्ट यहां पे रखूं, स्ट्रेच कर फिंगर्स r क्रॉस b, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया, मैंने इस लूप को ऐसे रोटेट कराया, मैग्नेटिक फील्ड इसको वापस इसे टॉर्क लगा दी, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही। ठीक है, देखो ये सेंटर पे रिस्ट रखो, इसको स्ट्रेच करो, r क्रॉस f, फोर्स दर r, देखो ध्यान से, r क्रॉस f, r इधर है, फोर्स उधर है, r क्रॉस f, मतलब जो टॉर्क लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना, डायरेक्शन इसकी ये होगी, लेकिन जो टॉर्क लगेगा एक्सिस के अलाउंग होगी डायरेक्शन, है ना, एक्सिस टॉर्क की डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं टॉर्क का सेंस देखूं तो वो उसको ऐसे ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं फोर्स इस वाले एंड पे, तो ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, दोनों मिलके इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करा रहे हैं, दोनों मिलके इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करा रहे हैं, तभी इसको कपल बोलते हैं। याद है वो ऐसे घुमाते हैं अपन, या नल घुमाते हैं तो उसमें एक तरफ इधर फोर्स लगाते हैं, एक तरफ इधर फोर्स लगाते हैं, या पेन की कैप खोलना है तो हम ऐसे फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ये एक तरफ मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, एक तरफ मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये तो ये रोटेट कर रहा है। ये क्या लगाता है, मैंने दोनों पॉइंट पे इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लगा दी, सच दैट नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट 0, दिस इज कॉल्ड एज कपल। ठीक है, तो मैंने वापस इसको क्लोज कर दिया, वरना चलेगा नहीं। अब मैं अगर नेट टॉर्क निकालना है तो क्या डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसका प्लस इसका। ठीक है, ओके, नाउ ये हो जाएगा I इंटू A इंटू B इंटू B, ये टॉर्क आ गया मेरा, A इंटू B, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, स्मॉल a इंटू स्मॉल b कितना हो गया दोस्तों, एरिया। ये लिख दूं मैं I इंटू एरिया इंटू B, दिस इज टॉर्क। मुझे पता है करंट स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है, करंट स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू I A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ध्यान से देखो ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो टॉर्क है, टॉर्क किस डायरेक्शन में, टॉर्क के ऊपर के डायरेक्शन, टॉर्क ऊपर के डायरेक्शन में और एरिया इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने यूं घुमाया तो एरिया इस डायरेक्शन में चला गया, ये एरिया वेक्टर है ना, ये मेरा एरिया वेक्टर। और मेरी फील्ड कैसी है, ऐसे फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अभी थीटा है, और मेरा टॉर्क ऊपर है। हमेशा ये जो टॉर्क वेक्टर होता है ये ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। यहां पर देखो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, इसलिए टॉर्क जीरो था, इसीलिए टॉर्क भी जीरो था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर साइन जीरो जीरो, बट यहाँ पे जैसे ही हमने इसको थीटा एंगल रोटेट किया, जैसे ही हमने इसको थीटा एंगल रोटेट किया, तब इसके ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और टॉर्क इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करेगा, और वो जो टॉर्क का फॉर्मूला आया वो आई ए क्रॉस बी आया। अब आई इंटू ए आपने अभी 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 प्रॉपर्टी पढ़ी है, करंट इनटू एरिया वेक्टर आपको देता है मैग्नेटिक मोमेंट। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ मैग्नेट का नहीं होता, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग लूप आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट व्हिच हैज डायपोल मोमेंट व्हिच हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। चलो तो ये जाएगा m टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। यहां पर हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहें तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में m b sin थीटा लिख सकते हैं, बट हमें m क्रॉस b याद होना चाहिए, ओके। चलिए दोस्तों लेते हैं कि dq, a circular coil of 8 cm diameter has 12 turns and carries current of 5 ampere. The coil is in a field where the magnetic field induction is 0.6 Tesla. Find maximum torque and the position where the torque is half of the maximum torque. देखिए दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें गिवन है n इक्वल्स टू 12 टर्न्स है, करंट 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जब भी आपको गिवन हो वो मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला, ठीक है। ये तीन चीज गिवन है। अब और एक रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, करेक्ट। चलिए सबसे पहले मुझे निकालना है मैक्सिमम टॉर्क, टाउ मैक्स। टाउ का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b या m b sin थीटा। वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम कब होगा। दोस्तों ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये और ये तो फिक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट फिक्स है, एरिया फिक्स, सब कुछ फिक्स है। ये सिर्फ थीटा पे वेरी होगा। जैसे जैसे मेरा लूप टर्न करेगा वैसे वैसे मेरा टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे, है ना। चलिए तो दोनों के बीच में मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम मतलब sin थीटा होना चाहिए 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो देयर टाउ मैक्स इज इक्वल टू mb। m कितना है, i into a। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIAB, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा 12 5 pi r square, रेडियस pi r square, r कितना 4 into 10⁻⁻2 the whole square, pi r square into b, b 0.6। तो आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 12 6 18 into -4, 0.18 न्यूटन मीटर, 0.18 अप्रोक्सीमेट 0.18 न्यूटन मीटर। अब पाई की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेट 3.2 ले ली, 3.14 और आंसर आ गया 0.18 न्यूटन मीटर। अब वो पूछ रहे हैं सेकंड थिंग, फाइंड द पोजीशन वेयर द टॉर्क इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, ठीक है। मुझे पूछ रहे हो कि ऐसी पोजीशन बताओ जहां पर मैक्सिमम का हाफ हो, मतलब mb क्या मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना mb। तो ये पूछ रहे हैं टॉर्क शुड बी mb sin थीटा शुड बी mb/2, ठीक है। तो sin थीटा कितना आ गया 1/2, sin थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। अगर रेडियंस में लिखेंगे तो π/6 रेडियंस और 30 डिग्री, क्लियर।
सो फ्रेंड्स, वी विल टॉक ऑफ एनर्जी ऑफ डायपोल। ये एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होता है? मान लीजिए एक करंट कैरिंग लूप है, एक करंट कैरिंग लूप है जिसका कुछ एरिया है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, राइट? नाउ हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया थोड़ा सा। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर नेट टॉर्क आ जाएगा दोस्तों, है ना? जैसे ही नेट टॉर्क आता है तो हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, उसी के कारण इसके ऊपर नेट टॉर्क आया है। वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। कैसे कि हमने देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक लूप है, लूप को हमने ऐसे घुमा दिया, जैसे ही घुमाया तो ये टॉर्क लगा था, इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम जो काम करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम वर्क डन निकालते हैं। छोटा सा वर्क डन क्या, इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा। जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, सिमिलरली टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। सो यहां पर वर्क डन हो जाएगा मेरा एम बी साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल देना दोस्तों, इट इज माइनस कॉस थीटा। दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी यू, राइट? ये कितना दे रहा है आपको? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, क्या आता है दोस्तों? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां होगी जहां पर, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वेरी होती है, कहां से कहां तक? +1 से लेके -1 तक, +1 से लेके -1 तक। जब एंगल 0 डिग्री, थीटा कितना है? 0, तब वैल्यू होगी 1। वैल्यू होगी 1 मतलब यू होगी मिनिमम मतलब होगा -mv। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन। जब मिनिमम एनर्जी होती है तब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। देखो ये इसका m क्या है? m निकालने के लिए ऐसे देखते हैं, याद है m निकालना? हाँ, m अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। आ गई एनर्जी मिनिमम, शाबाश। अब देखो, अगर एनर्जी में मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? +mv कब? जब ये -1 हो, -mv -1 180 डिग्री पे, ठीक है? मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? 180 डिग्री पे, ठीक है? अब एक पॉइंट ऐसा होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 भी होगी। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 इस पॉइंट पे होगी दोस्तों, जब मेरा थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा होगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को लेते हैं रेफरेंस। जब भी हमें एक पॉइंट मिल जाए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं रेफरेंस। जैसे मान लीजिए वर्क पावर एनर्जी के केस में मैं ग्राउंड को लेता था, सरफेस को लेता था। ग्रेविटेशन के केस में मैं इनफाइनाइट को लेता था रेफरेंस। आई कंसीडर दैट इट इन्फिनिटी, द पोटेंशियल एनर्जी 0। बट यहां पर हम लेंगे जब 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या दोस्तों? मेरा लूप यूं बैठा है। अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इधर सेम डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में जब एंगल 90 डिग्री है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तब रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। इसमें अगर मैं वर्क डन निकालूं दोस्तों, वर्क डन, कार्य कितना किया मैंने, कहां से कहां तक? मान लीजिए मैंने θ1 से θ2 घुमाया, ठीक है? तो क्या इंटीग्रेशन यहां पे मैं लिमिट रख के करता, θ1 से θ2 mb sin θ d थीटा। बोलो हाँ। Although you don't have any other option, but still you have to say yes. So यहाँ हो जाएगा mb, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो जाएगा माइनस mb cos थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। लिमिट पुट कर दो, कहां से कहां तक दोस्तों? θ1 से θ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1। किसी बुक में इसको ऐसा भी लिखा होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। दिस विल गिव मी द वर्क डन। अब वो बोलते हैं कि मान लीजिए इनिशियल पोजीशन मेरे रेफरेंस पे थी, या इनिशियल पोजीशन ऐसे थी लूप की, और फिर मैंने घुमाया उसको। अगर इनिशियल पोजीशन मेरी 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन पे थी
और फिर मैंने घुमाया इसको, तब थीटा वन कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा MB1 माइनस कॉस थीटा। जितना एंगल घुमाओगे आप उस पोजीशन से आपका वर्क डन 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर? सो रहे होंगे सब, तब भी जागकर तुझे पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, दिन रात जागकर खुद से लड़ना ही होगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।